Welcome back students. Subscribe to our channel Nature Education if you have not subscribed yet and see previous parts of this chapter before going ahead. Okay, now if I say word Bharat Mata, then what comes in your mind? You must be visualizing a woman wearing white sari with red border and holding tricolor flag of India. अब ये किसका सिंबल है? भारत माता का, हाँ, हमारे देश का, हमारे नेशन का. एंड डू सच कैरेक्टर एक्चुअली एग्जिस्ट? क्या भारत माता करके कोई कैरेक्टर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? आंसर इज नो ऑब्वियसली. तो ये जो था वो 16, 17, 18 सेंचुरी के आर्टिस्ट ने दे ट्राइड टू पर्सोनिफाई द नेशन, मतलब कि उन्होंने देश को एक चेहरा देने की कोशिश की. ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि उस टाइम में रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म, दिस ऑल फीलिंग्स वर ऑन देयर पीक एंड पीपल हैड फॉट long battles. They had struggled a lot to achieve their freedom in their society. And इसी सब फीलिंग्स को, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, इन्हीं सब को लोग याद रखें, उसके लिए 16th और 17th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने देश को इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए पर्सोनिफाई करके एक चेहरा दिया. एंड दिस फीमेल फिगर्स वर नोन एज एल्गोरी. Allegory actually means that when an abstract idea is represented through an object or person. मतलब कि अगर आप लोगों ने कोर्ट के सीन्स में, मूवीज में देखा हो तो there is a female holding weighing scale and wearing a kind of black cover on the eyes. अब ये जो है वो क्या है? तो it is also a kind of symbol for justice. तो इसी तरह से उस टाइम में आर्टिस्ट ने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, पर्सन्स के थ्रू जस्टिफाई किए थे इन सब इमोशंस को. वी आर हियर सपोज टू रिमेंबर टू सच फीमेल फिगर्स. वन इज क्रिस्टिन मरियानी फ्रॉम फ्रांस. शी वॉज एल्गोरी ऑफ फ्रांस एंड वी कैन फाइंड इमेजेस ऑफ दिस एल्गोरी ऑन स्टैम्प्स, टिकट्स, and we also find statues of Marianne in public in France. This female allegory was wearing red cap, which was symbol of freedom. Other than that, it was holding tricolor flag of France and a coquette. Now, other such allegory of that time is Germania, which was an allegory for German, wearing oak leaves crown. Why oak leaves? Because oak stood for heroism in Germany. With that, we will be moving to the last topic of this chapter. Now, as we show that feelings of nationalism and romanticism were emerging slowly and gradually and covering the entire Europe, but it made one area very explosive. ये particular area जो था उसका नाम है Balkans. In 1871, this area became very explosive. We will see why. तो बल्कन्स जो एरिया था, इट वॉज हैविंग जियोग्राफिकली एंड इथनिकली वेराइड कल्चर. इसका मतलब क्या है? जियोग्राफिकली वहाँ पे जैसे एक तरफ हिमालय है तो दूसरी तरफ थार डेजर्ट भी है, इसे हम जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कह सकते हैं. तो सच जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज वर देयर इन बल्कन्स. अदर देन दैट, डिफरेंट मोर देन 11 टाइप्स ऑफ एथनिकल ग्रुप्स वेर साइमल्टेनियसली लिविंग इन द एरिया ऑफ बल्कन. रोमेनिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, ऐसे करके अलग अलग 11 एथनिकल कल्चर्स थे जो वहाँ पे रहते थे. एंड विद द इमर्जेंस ऑफ रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म, दिस ऑल एथनिकल ग्रुप्स वेर स्टार्विंग टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी. मतलब कि सबको अपना एक अलग आइडेंटिटी चाहिए था. नाउ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बल्कन्स वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. और ऑटोमन एम्पायर का यूरोप में बाकी सब जहाँ पे रूल्स था, वहाँ पे ऑलरेडी पीपल हैड ट्राइड टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर. मतलब कि बाकी सब एरिया उनके हाथ से निकलते जा रहे थे ऑटोमन एम्पायर के, इसी रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म के चलते. तो बल्कन्स में जो लोग रहते थे, इनहेबिटेंट्स ऑफ बल्कन्स, दे वर नोन एज स्लाव्स. उन लोगों ने भी कोशिश की कि हमें ऑटोमन एम्पायर से निकल के अपनी एक अलग आइडेंटिटी, फ्रीडम वाली आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है. दे हैड इनफैक्ट जेलेसी अमोंग वन अनदर, जिसके चलते द एरिया बिकेम वेरी एक्सप्लोसिव. दे ओरिजिनली बिलीव्ड
that we were having freedom in the past, but because of foreign rulers our freedom is taken away. अब ये सब तो चल ही रहा था, आपस में ही वो लोग टकरा रहे थे अपनी आइडेंटिटी के लिए, किसको ज़्यादा एरिया मिले उसके लिए, और उसमें यूरोपियन पावर्स दे ट्राइड टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दिस एरिया. अब यूरोपियन पावर्स में हम किसे गिनेंगे? रशिया, इंग्लैंड की जो अब ब्रिटेन बन चुका था, जर्मनी, they also tried to establish their control over Balkans, which made the area very explosive and led to series of war and ultimately to the First World War. Now, in Europe, a constant conflict happened between imperialism and nationalism. एक तरह की लड़ाई हमेशा चलती रही and which led Europe to disaster in 1914. हालांकि दूसरी जो कंट्रीज थी वर्ल्ड में जहाँ पे यूरोपियन रूलर्स, मतलब कि यूरोप ने अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी, दोज ऑल कंट्रीज ऑल्सो ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम यूरोपियन रूलर्स और यूरोपियन कॉलोनियलिज्म. एंड इसी के चलते धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस आइडिया ऑफ नेशन स्टेट became very popular. And with that you will be very happy to know that we have ended our this long chapter. तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस तरह से यूरोप में अलग अलग इटली, जर्मनी, इन सब का नेशन स्टेट बन के कैसे वो उभर के आए, किस तरह से फाइनली नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में पॉपुलर बना और फिर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बना. ओके, थैंक यू.